जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. भविष्य जाणून घ्यायची उत्सुकता ही प्रत्येकालाच असते, पण या कार्यक्रमात आम्ही राजकीय आणि सामाजिक विषयांवरचं भविष्य जाणून घेत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून असं भविष्य जे 100% खरं निघतं. पंडित जी, आज भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका. थैंक यू. पंडित जी, आप बताइए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जनता है, लोग जो है विचार कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो आप बताइए आज किस विषयों को हम स्पर्श करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का मनापासून अभिनंदन करताय की लोकांनी हे कार्यक्रमाला इतका प्रतिसाद दिला आणि नेहमीच मला लोक लिहितात आणि तुमच्याकडे लिस्ट पण आहे आपल्याकडे की ते म्हणतात की आम्ही सांस बंद करून हे कार्यक्रम बघतो आणि लोकांचा हे प्रतिसाद आणि अभिनंदन, त्यामुळे आम्ही हे कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका आभार प्रकट करते हैं. पण जो आता मुद्दे विचारले तुम्ही, नंबर 1 विजय माल्या, नंबर 2 छगन भुजबल, नंबर 3 श्री श्री रविशंकर, नंबर 4 कहीं ना कहीं ICC T20 वर्ल्ड कप आणि आपल्याकडे इथे आता पाकिस्तानची टीम येणार आहे आणि राज ठाकरे. आफ्टर दॅट वी विल हॅव अवर फायनान्शियल मार्केट अँड वन बाय वन वी विल ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन एवरीथिंग सो द शो इज ऑन. बिल्कुल बिल्कुल. और विजय माल्या से शो की शुरुआत करते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक विषय है जो कल तक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है. तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अब इस फिलहाल वो भारत से बाहर इंग्लैंड पहुंच चुके हैं. लोग कह रहे हैं, विरोधक जो है वो कह रहे हैं कि वो एब्सकॉन्डिंग है. तो क्या वो वाकई एब्सकॉन्डिंग है? क्या उन्हें भारत आना पड़ेगा? क्या कर रहे हैं इस वक्त विजय माल्या? क्या कहती है उनकी कुंडली? देखिए, जब विजय माल्या की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पिछले 7 सालों में मैं उनकी कुंडली को अच्छी तरह से खंगालते आया हूँ. और लास्ट टाइम भी जब आप अपने शो के माध्यम से हमने बोला था कि ऐसा ऐसा करके इनको जेल यात्रा हो सकती है या ये बाहर भाग सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल जैसे आपने शो की शुरुआत में कहा की 100% खरी ठरतात. ते देवाची कृपा आहे. 95% भी खरी ठरली तर आम्ही देवाचा आशीर्वाद आणि आपल्या सगळ्यांची शुभेच्छा आहे, त्यामुळे आभार प्रकट करते हैं कि विजय माल्या की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो देर इज़ नो टू डाउट इन विजय माल्या की कुंडली में इस वक्त विष योग का निर्माण हुआ है. मंगल और शनि वृश्चिक राशि में, और कहीं ना कहीं सूर्य और केतु. नंबर 1 तो उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा. अभी उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि वो यहाँ से चले गए. वो एक सांसद हैं और उन्होंने कल ट्वीट किया कि मैं एक सांसद हूँ और भारत का एक माननीय नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हूँ. उससे आपकी गलती पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि आप कहते हैं कि भाग्य से बचकर कोई नहीं भाग सकता. अगर आप भागते हैं तो आपको अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है. विजय माल्या की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, विष योग और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसा त्रिकोण दोष बना हुआ है उनकी कुंडली में, जिससे उनको वापस आना पड़ेगा और वापस आने के बाद उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में कारावास के योग बनते हैं. ललित मोदी, अगर आपको याद हो तो ललित मोदी के बारे में हमने एक समय था जब भविष्यवाणियाँ की थी, तो ललित मोदी को यहाँ से भागना पड़ा. देखिए, कुंडली में वनवास का एक योग बनता है जो भगवान श्री राम को भी मिला 14 बरस का. विजय माल्या की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 19 तारीख को जो उनकी पेशी है उसमें वो आएंगे. ये पहली भविष्यवाणी, क्योंकि अभी वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि क्योंकि 15 से 20 से सामने आए, क्योंकि 15 से 20 दिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम महीना 2 महीने रह गए हैं कि उनकी जो आमदार है ना वो, क्योंकि MP की जो उनकी जो टर्न है वो ख़त्म होने वाली है. इसलिए उन्होंने पहले ही बहुत चालाकी से इस तरह का वातावरण बना लिया. अगर लोगों को याद हो तो दुबई में भी उनके साथ में इस तरह का माहौल बना हुआ था, वहाँ पे भी वो बैन थे. मगर यहाँ पर राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के हित की वजह से जिसने भी उनका साथ दिया है उसको नरेंद्र मोदी कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे. और जिस तरह का वातावरण बना है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोई ना कोई रूलिंग पार्टी का व्यक्ति उनके साथ खड़ा है. मगर आज के दिन उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 20
5/2016, 20 मई 2016 से पहले पहले वो भारत आएंगे और एयरपोर्ट पे नहीं तो 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर उनको जेल जाना पड़ेगा। अब उस वक्त तय होगा जब उनको पकड़ा जाएगा कि उनकी जमानत होगी या उनको आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर एक बात तय है कि हर हफ्ता, हर महीना उनके लिए मुश्किलों की डेंसिटी बढ़ती जा रही है और ऐसा वातावरण बन रहा है जिससे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए उनको भारत में रहकर कानून का सहारा लेकर अपने आप को आरोपी साबित करना चाहिए और उसके बाद आरोप तय होने के बाद उनको कानून के साथ में अपने आप को बरी करना चाहिए। जैसे संजय दत्त ने तपस्या करके अपने आप को बाहर निकाला। ये 9,000 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो सकता है आगे जाकर। इसलिए उनकी कुंडली में अच्छे योग नहीं है। अगले 1.5 से 2 साल इतने खराब हैं कि कहीं ना कहीं लंदन में भी उनको ऐसी तकलीफें आ सकती हैं। जी हाँ, तो इसका मतलब है आने वाले 18 तारीख को जो उनकी पेशी है, शायद ये पेशी के लिए वो भारत ना आए, लेकिन उन्हें आगे आना पड़ेगा और कारावास के योग भी बनते हैं। ये भविष्यवाणी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन और एक है छगन भुजबल, जिन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, उनका स्टेटमेंट देना पड़ेगा। शायद वो फिजिकली वहां ना आए, लेकिन और वो सोमवार को होने वाला है। तो छगन भुजबल जी के बारे में आप पहले ही बोल चुके हो, इस बार क्या कहते हो? क्या ये गंभीरता ऐसी बनी रहेगी इस मामले में? देखिए, छगन राव भुजबल जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मैंने पहले ही बोला कि वृश्चिक राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। मंगल और शनि का विष योग का निर्माण हुआ है। उनको एक अच्छी प्रार्थना पूजा करवा लेनी चाहिए। मगर अब भी अगर हम देखें तो उनकी जगह पर उनके भतीजे समीर भुजबल ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। हाँ। और 16/8/2016 से पहले पहले छगन भुजबल साहब और उनके बेटे पंकज भुजबल साहब की कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे योग बने हैं कि हो सकता है उनको भी उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े जो समीर भुजबल ने भुगता है। ये दूसरी ऐसी आपकी भविष्यवाणी है आज के दिन में, जहां कारावास का मुंह देखना पड़ सकता है दोनों। हाँ, बड़े क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य से भागकर कहां जाएंगे। जी हाँ। आप हजारों कोशिश कर लेते हो, राजा बन जाते हो। आपको याद होगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जैसे, पूर्ण प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ा। चंद्रा स्वामी के साथ में उनके रिलेशन जग जाहिर थे। विश्व के बड़े बड़े राजाओं को, महाराजा हरिश्चंद्र थे, उनको भी कहीं ना कहीं राजभंग योग लगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 12 दिन का राजभंग योग लगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, आप देखिए कितना बड़ा नाम है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश का सबसे बड़ा कांग्रेस का चेहरा था, उनको भी 1977-1978 में जेल जाना पड़ा। क्यों? छोटी से कारण के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य से भागकर कहीं नहीं जा सकते। आपके पापों का भुगतान आपको यही करना है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए एक दंडाधिकारी की तरह आपको दंड देते हैं। काम करते समय, पैसा कमाते समय उसका आनंद लेते हैं आप, मगर पैसा कमाना या उस काम में पुण्य या पाप का, देखिए ये कोई एस्ट्रोफिजिक्स नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी की सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित कार्यक्रम राजमंत्र है। इसलिए उस दंड का भोगी आपको भुगतना पड़ता है। और इस दंड से आप कितना भी भाग लें, मगर आई अप्रिशिएट श्री छगन भुजबल कि वो विदेश से यहाँ आए। कहीं ना कहीं उन्होंने आने के बाद ये तय किया कि मैं इन चीज़ों का सामना करूँगा और उनको राहत मिलते भी देर नहीं लगेगी। ये भी मैं बोल देता हूँ, अगले 6 से 8 महीने के बाद उनको राहत मिलते हुए भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो आदमी स्वीकार करता है कि भाई ये काम मैंने गलत किया है या ये कल नहीं किया है, तो उसका सामना करने वाला आदमी जो है उसको कानून भी कहीं ना कहीं ढील देता है और माफ़ कर देता है। मगर इस वक्त अगले 6 महीने उनकी कठिनाइयाँ, उनकी मुसीबतें तो आगे बढ़ेंगी। पता नहीं, शायद वो अपना पॉलिटिकल करियर भी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं छगन भुजबल जी। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि मैं तो, आप यकीन नहीं करेंगे, आज ही मैं कांग्रेस, एनसीपी
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे सबका अध्ययन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में अजीत पवार और एनसीपी जो है वो बहुत बड़ी सफलता के साथ एक बार वापस महाराष्ट्र में उभरते हुए दिखाई देंगे। पंडित जी, लेकिन बातों बातों में अभी आपने मनसे का भी जिक्र किया है, क्योंकि मेरी एजेंडा में आने वाला अगला टॉपिक यही है। राज ठाकरे हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से हर साल कोशिश करते हैं कि अपनी पार्टी को एक नया विचार दे, नया एक विषय दे, नया मुद्दा पार्टी उठाए और उससे वो सामने लोगों के सामने उभर कर आए, अच्छा प्रदर्शन करे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें। और एक कोशिश इस हफ्ते उन्होंने की है 9 मार्च को। अब बताइए, राज ठाकरे जी की कुंडली इस वक्त क्या कहती है? क्या इस बार वो यशस्वी होंगे? 14/6/1968 राज ठाकरे मकर राशि के ऊपर 7.5 शुरू होने को अभी समय है। मगर यहाँ पर जब हम राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर मित्रों 18/8/2011 से शनि की महादशा शुरू हो गई। शनि उनका मूल त्रिकोण में नीच बैठा हुआ है। आपने देखा होगा कि राज ठाकरे साहब ने जब मनसे का शुरू किया, मनसे पार्टी का शुरुआत की, उद्घाटन किया, उनको 13 एमएलए मिले, बहुत से, अभी भी उनको डोंबिवली में 9 कारपोरेटर मिले और बीएमसी में भी उनकी यात्रा अच्छी रहेगी। मगर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, क्योंकि शनि की महादशा लगी हुई है। देखिए, कुंडली उनकी बहुत प्रबल है। आपको याद होगा दर्शकों को कि जब 2009 के इलेक्शन हुए थे तो मैंने उनके 13 एमएलए प्रेडिक्ट किए थे। 13 या 14 एमएलए उनके बन के आएंगे और उतने ही बने थे। और अभी भी प्रेडिक्ट किया था यो 2 या 3 एमएलए बनेंगे, तो एक ही एमएलए बना। 1-2 एमएलए 200-300 वोट से हार गए। मगर यहाँ पर उनकी, मैं तो कुंडली के माध्यम से सब कुछ देखता हूँ। ये रिक्शा जलाना या रिक्शा नहीं जलाना किसका काम है? विरोधियों ने किया है या राज की पार्टी ने किया है? उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है रुजुता जी। मैं तो राज ठाकरे साहब की कुंडली देखता हूं और उसके ऊपर अध्ययन करता हूं। कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है क्योंकि इतनी बार वो कोशिश कर रहे हैं कि सामने आने की, लोगों के सामने एक नया मुद्दा लेकर सामने आने की। तो इस बार एक ये नई कोशिश है, तो लोगों के बीच में अब ये बात बन गई है कि इस बार क्या वो कामयाब होंगे या दोबारा नाकाम होंगे? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहते आया हूँ, मनसे, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, राजनीति का स्तर गिरेगा। आपने जेएनयू यूनिवर्सिटी में राजनीति का स्तर गिरते हुए देखा है। आपने देखा है कि कन्हैया को किस तरह से फंसाने की कोशिश की गई। इसलिए मैं इस बात के साथ में इस मुद्दे को ही नहीं ले रहा हूं कि ये रिक्शा किसने जलाया। ये 35,000 जो रिन्यू होने वाले रिक्शा के जो परमिट हैं उसमें हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, कांग्रेसी कितने हैं, बीजेपी वाले कितने हैं, भैया कितने हैं, यूपी के कितने हैं और मराठी कितने हैं। मैं इस मुद्दे को ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं तो राज साहब की कुंडली का अध्ययन करता हूं। मैं तो कुंडली देखकर भविष्यवाणी करता हूं। मेरा काम यह है। मैं राजनीति में दखल अंदाजी नहीं दे सकता हूं, उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूं। मगर 13/8/2011 से उनकी शनि की महादशा शुरू हुई, जिससे उनको राजनीतिक कठिनाइयां और हानि इस दोनों सहनी पड़ी। मित्रों, यही मंच के ऊपर, राजमंत्र के मंच पर राज ठाकरे की कुंडली का मैं अध्ययन करते हुए पहले यह कहता था कि उनकी समस्याएं बढ़ेंगी। 17/4/2017 के बाद, इस डेट को नोट करें मेरे दर्शक, कॉपी पेन लेकर, 17/4/2017 के बाद राज ठाकरे की कुंडली में शनि में बुध खत्म हो जाएगा। शनि के मित्र कौन है? बुध। मगर उनका बुध भी नीच है, शनि भी नीच है। शनि में बुध खत्म हो जाएगा। 17/4/2017 के बाद जो भी मुद्दा राज ठाकरे उठाएंगे, महाराष्ट्र की जनता उसको सहर्ष स्वीकार करेगी और राज ठाकरे एक बार फिर राजनीति के हाशिए पे अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। क्योंकि ये कुंडली पर आधारित कार्यक्रम है, इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 11 से लेकर 17/4/2017 तक राज ठाकरे साहब की कुंडली में शनि में बुध लगा हुआ है, जिससे उनकी सफलताओं में कमियां रहेंगी। उसके बाद शनि में उनका, शनि का छाया ग्रह केतु के बाद में शनि के मित्र ग्रह आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उनकी राजनीति एक बार फिर चमकती हुई दिखाई देगी। बट 13/4/2017 तक उनको शांत रहना चाहिए।
क्योंकि 13/4/2017 से पहले पहले बीएमसी के इलेक्शन भी हैं। जी हाँ। सो डेफिनेटली ही विल बाउंस बैक वंस अगेन, बट another 1 year and 1 month is आप ये जो बात कह रहे हो, ये बात राज ठाकरे और उनके समर्थकों तक हमें पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि उनका फोकस जो है महानगर पालिका के चुनाव को लेकर है, जो कि आने वाले साल में होने वाले हैं। तो मुंबई इलेक्शन के बाद, मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद जो आने वाली इलेक्शन है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और आपने एक अच्छा संदेश उन्हें दिया है कि कुंडली उनकी बदल जाएगी, ग्रह दशा जो है बदल जाएगी 2017 में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ, देखिए शनि के बाद केतु और केतु के बाद शुक्र, ये दोनों जो महादशाएं अंतर्दशाएं राज ठाकरे की कुंडली में आएंगी वो उनके लिए फेवरेबल रहेंगी। एंड आई टेल यू वन थिंग, जब समय बदलता है तो शिवसेना स्वीप करती है, जब समय बदलता है तो मायावती स्वीप करती है, नरेंद्र मोदी स्वीप कर जाते हैं, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना था, और देवी गौड़ा जैसे साधारण व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन तो इसलिए कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आता है कि राज ठाकरे 17/4/2017 के बाद फिर एक बार चमकते हुए राजनेता की तरह अपनी राजनीति चमकाएंगे, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सेवा के लिए, क्योंकि उन्होंने मनसे का नाम ही इसलिए रखा है महाराष्ट्र नवनिर्माण, उनको किसी और स्टेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। बट डेफिनेटली मेरी उनसे एक अनुरोध है कि महाराष्ट्रियन कम्युनिटी में अगर कोई बुराइयां हैं, चाहे वो दारू है, तंबाकू है, सिगरेट है, इनके ऊपर भी कोई ना कोई कड़ा कदम उठाए मन से, ताकि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उनको जो आदतें पड़ती हैं उनसे वो दूर हो सकें, और महाराष्ट्र का निर्माण जो आपने सोचा है वो सही मायनों में हो सके। जी हाँ, महाराष्ट्र और मराठी मानुस, ये जो उनकी मुद्दा है, हाँ उनका मुद्दा है, ये कोर इशू है उनके लिए। लेकिन पंडित जी, और एक विषय है जिसके बारे में आपकी राय लेना चाहूँगी। ये नहीं कहूँगी कि भविष्य तो हो नहीं सकता, लेकिन राय लेना चाहूँगी। श्री श्री रविशंकर जी ने जो यमुना तीर पे, यमुना किनारे जो जागतिक सांस्कृतिक परिषद शुरू की है, उसके बारे में आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, एक तो सबसे पहले जिस तरह का कार्यक्रम श्री श्री ने किया है उसके लिए मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। और इस तरह का भारतीय संस्कृति और कला का प्रदर्शन भारत में किसी संत ने आज तक नहीं किया, इसलिए आई सैल्यूट हिम एंड आई विल डेफिनेटली से फ्यू एब्सोल्युटली, हाथ जोड़कर मैं उनको नमन करता हूँ। और उसके साथ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूँ कि वो खुद वहाँ पर शामिल हुए, वो खुद वहाँ पर शामिल हुए। मैं यहाँ पर फिर राजनीति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इस राष्ट्र के सबसे प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। द्वितीय, प्रथम राष्ट्रपति होता है, दूसरा प्रधानमंत्री होता है। और एक हिंदू होने के नाते, एक राष्ट्र के संचालक होने के नाते, उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता क्या है उसको आज उन्होंने शाबाशी दी है। और मैं ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसे संत श्री श्री रविशंकर का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, और ये आग्रह करता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हैं, उनको भारतीय होने का एहसास करवाना नरेंद्र मोदी ने और श्री श्री रविशंकर ने कल दिखा दिया है। मगर राजनीति का और धर्म का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ फिर आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा और कहने में बिल्कुल शर्म नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिर रहा है। हम घोर कलयुग से घोर कलयुग में आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके मंच के माध्यम से श्री श्री रविशंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ गुरुदेव से कि राजनीति से दूर रहना संतों को शोभा देता है। जब जब कोई संत राजनीति में गया है उसका घोर विरोध हुआ है, और उनके तो अपने अनुयायी हैं, कम से कम 4 से 5 उनके अपने अनुयायी इस वक्त एमपी बन चुके हैं और पद्म विभूषण वो ले चुके हैं। उनको पद्म विभूषण की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद लाल बत्ती लेकर घूमते हैं, यहाँ जाते हैं, लोग शत शत प्रणाम करते हैं, इंक्लूडिंग मी। इसलिए राजनीति और धर्म ये जब भी इकट्ठा हुआ है तो
कहीं ना कहीं विवाद खड़े हुए हैं, इन विवादों से दूर रहना चाहिए। मगर इस तरह का कार्यक्रम श्री श्री रविशंकर ने जो आयोजन किया है और नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई है, उसके लिए ये दोनों बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे संत इस तरह के कार्यक्रम करें, क्योंकि ये महर्षियों का, ये संतों का, ये फ़कीरों का देश है। हमको ऐसे कार्यक्रम दिखाकर पूरे विश्व को अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने परंपरा का एक चेहरा दिखाना है। और पूरा वो विश्व जो है, जैसे जागतिक योग दिवस था, इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद पूरा विश्व हमारी तरफ आकर्षित होता है। इसलिए सैल्यूट टू श्री श्री रविशंकर एंड सैल्यूट टू श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ पंडित जी, क्रिकेट के बारे में भी इस बार बात करनी है, इसलिए क्योंकि एशिया कप शुरू हो चुका है। मेंस मैचेस जो है वो भी शुरू हो जाएंगे सोमवार से। पाकिस्तान को लेके थोड़ी पाकिस्तान की टीम आएगी या नहीं आएगी इसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन अब यह तय हो गया है कि पाकिस्तान की टीम आज आएगी, भारत पहुंच जाएगी। भारत पाकिस्तान का मुकाबला हमें अगले हफ्ते देखने मिलेगा। तो बस इतना ही आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी हाँ, और वो भारत में देखने मिलेगा। तो बस इतना ही मेरी तरफ से काफी है। आप जानते हो मैं क्या जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 का जो स्केड्यूल है वो मेरे सामने आपने दिया है, और इसमें जो टीम्स शिरकत कर रही हैं और जिस तरह की टीम्स आपस में मैच लड़ेगी, उसमें बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान की अगर टीम का और पाकिस्तान की टीम की कुंडली का अध्ययन करें तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सेमीफाइनल में भी पहुंच सकेंगे। बांग्लादेश विल बी देयर समवेयर इन सेमीफाइनल। क्या बात है। यस, बांग्लादेश जिस तरह से लड़ेगा आप देखेंगे। मगर यहाँ पर भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है मैंने, क्योंकि कुंडली अगर हम देखते हैं तो उसमें मंगल का अध्ययन करना पड़ता है। 3 अप्रैल 2016 रविवार को फाइनल होगा और भारत की कुंडली में सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए मैं फाइनल भारत जीतेगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है। भारत को परिश्रम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश बार बार नाम ले रहा हूं, प्लीज नोट दिस। बांग्लादेश बार बार नाम ले रहा हूं। एक जमाने में श्रीलंका को लोग देखते नहीं थे, जैसे आज बांग्लादेश को अभी बढ़ रही है टीम। और श्रीलंका में जयसूर्य ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम मैच जीत सकते हैं और विश्व कप जीत सकते हैं। वो जीता उन्होंने। यहाँ पर बांग्लादेश एक ऐसी टीम है, अगले 10 सालों में इस पर नजर रखिए, ये भी विश्व विजेता होकर दिखाएगी। और यहाँ पर भारत, क्या बात है, यस, यहाँ पर भारत, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, ये चारों टीमें कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में आती हुई दिखाई देती हैं। और इनमें से जो लड़ेगा, जो जीतेगा, वो फाइनल में पहुंचेगा। मगर डेफिनेटली अगर हमको फाइनल में देखना है, भारत फाइनल में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के साथ में लड़ाई करेगा। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बहुत सोच समझ कर उनके साथ में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता बहुत बार बन चुका है, हम भी बन चुके हैं। मगर ये कांटे की टक्कर होगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत एंड बांग्लादेश। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि भारत की टीम जीते, क्योंकि एक ही बार हमने T20 वर्ल्ड कप इससे पहले लिया है और भारत में जब मैच हो रही है तो सबकी यही इच्छा होगी कि भारत जीते। भारतीय टीम को शुभकामनाएं हमारी। लेकिन पंडित जी, अब जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे वो है निफ्टी और सेंसेक्स। आर्थिक भविष्यवाणी। जी हाँ, जी हाँ। इसमें बहुत से लोग हैं जो हमारे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके पूरा हफ्ता देखते रहते हैं कि BSE की क्या प्रेडिक्शन है, NSE की क्या प्रेडिक्शन है। मित्रों, पिछली बार भी मैंने बोला था कि 24,600 का आंकड़ा जो है वो BSE पार कर चुकी है, और यहाँ 24,200 से नीचे नहीं आती हुई दिखाई देती। मार्केट ने हिचकोले लिए, वॉलेटिलिटी रही, पर मार्केट फ्राइडे को 24,717 पॉइंट के ऊपर बंद हुई। और अगर हम अगले हफ्ते की बात करें, मैं फिर यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ, FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने माल बेचने के बावजूद भी हमारी मार्केट ने बाउंस बैक किया। आप तो अर्थशास्त्र का शो करती हैं, आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं
वापस बाउंस बैक किया हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रेडिक्शन करें तो 25,200 का आंकड़ा मुझे वापस दिखाई देता है। आई एम बुलिश ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी की बात करें तो आपको याद होगा हमने 7,500 के ऊपर बोला था एंड 7,510 पे बंद हुआ है। 7,620 निफ्टी का आंकड़ा है। नीचे का निफ्टी का आंकड़ा जो है 7,412, 7412। और इसके बाद फिर अपनी कमोडिटी की बात करते हैं। हाँ। सोने की बात करते हैं। सोना आपने देखा 30,000 का आंकड़ा एक बार फिर पार कर गया और ये हमारी भविष्यवाणी थी। मैंने बोला था आपको कि 26,000 27,000 में चुपचाप लेकर बैठ जाइए फरवरी मार्च के बाद। जिन्होंने लिया है उनका अभिनंदन, जिन्होंने नहीं लिया है वो वापस ये भविष्यवाणियां सुनते रहें और उसमें निवेश करें। 500 पॉइंट सोना शुक्रवार को गिरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत में 29,500 के ऊपर आया। नीचे का स्तर देखिए कितना, जैसे हमने पिछली बार बोला था 1400 पॉइंट बढ़ेगी मार्केट। ये बहुत पेक्युलियर भविष्यवाणियां होती हैं, इसलिए आप लोगों का अभिनंदन होता है। कोई एनालिस्ट इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता। यहां पर 29,000 का आंकड़ा नीचे का, 29,200 का नीचे का, वापिस सोना 30,000 के ऊपर जाएगा। सोना 30,400 कब छू सकता है, यू नेवर नो। और चांदी में तो पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र, जहां यहां ये कार्यक्रम आता है, हजारों लोगों का अभिनंदन आया है हमें कि हमने 33,000 में आपको इन्वेस्ट करने को बोला था। चांदी 37,610 पे बंद हुई है। मित्रों, कहीं भी 36,800 पे इन्वेस्ट कर लीजिए। नीचे का स्तर 36,800, ऊपर का स्तर 39,000 में देख रहा हूं चांदी में। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया की एनालिस्ट ये बात कहते थे रुजुता जी कि तेल जो है वो $20 आ जाएगा, कच्चा तेल 1,500 रुपए पे आ जाएगा, 1,200 रुपए डॉलर भारत में आ जाएगा। मगर हम राजमंत्र के माध्यम से विरोध करते रहे सब कि कहीं अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने की स्थिति नहीं आई है। मैं हमेशा कहता रहा कि जैसे ही 1900 के ऊपर 1850 आया था, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए और चुपचाप बैठे रहिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो 2,600 रुपए के ऊपर तेल पर बैरल बंद हुआ। $38.15 पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंद हुआ। आज मैं फिर यहां भविष्यवाणी करता हूं कि नाइमेक्स क्रूड कैन टच $41। यहां पर 2715 एंड नीचे का स्तर 2350 पर बैरल। और ऑयल में वापस एक बार आप अगले 6 महीनों में $60 भी देख सकते हो। बिल्कुल पंडित जी, बातों बातों में वक्त बहुत खत्म हो चुका है, इसलिए आज हमें यही रुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ दर्शक हैं जिनके नाम हम बताना चाहेंगे जो हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, प्रशंसा करते हैं। वैसे तो हजारों हैं पर कुछ हाँ, लेकिन हाँ, राजेश कंसारा है, सुनील माली, हरीश ओझा, लकी पाड़िया, रमेश पाटिल जो नागपुर से है, रुखसाना जो सोलापुर से है, विलास प्रधान और श्वेता प्रधान, ये कुछ बड़ी हस्तियां हैं महाराष्ट्र की जो हर हफ्ते ये शो देखती है और हमें शुभकामनाओं के संदेश भेजती रहती है। तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे इस शो के माध्यम से। वेळ झाली आहे, कार्यक्रमात इथेच थांबायची, आज इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।